बजट आने वाला है। बजट से पहले आपको तैयारी करनी होगी, पोर्टफोलियो बनाना होगा, अच्छे शेयर चुनने होंगे, क्या ऐलान होंगे उसको पहले से प्रियम्प्ट करके आपको ये सोचना होगा कि कौन से जगहों पर स्ट्रैटेजी बनाई जाए, शेयर खरीदे जाएं। इसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है कि एक ऐसे एक्सपर्ट से बात की जाए जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर हों, या काफी समय से वो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजीज बता रहे हों। हमारे साथ हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, जो हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के। गौरांग सर, आपका बहुत स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। सर, पहली चीज जो मार्केट को लेकर आपसे समझनी है कि चूंकि बजट के पहले मार्केट थोड़ा जो है वो अप एंड डाउन चल रहा है, आप आगे क्या देख रहे हैं कि मार्केट की चाल जो है वो क्या बजट तक ऐसी ही रहेगी, और बजट के बाद किस तरह मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा? तो बजट 1 फरवरी को है और ये 17,800 का स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी में 2-3 बार यहाँ पर गए और फिर ऊपर की तरफ आए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये 17,800 का स्तर टूटे नहीं। और बजट में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी एक विकास को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में कैसे हम आमंत्रित कर सकते हैं, ये सब चीजों को ज्यादा ध्यान दे। न कि एक मन लुभावन या फिर पॉपुलिस्ट बजट जो होता है वो दे। लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि ये आखिरी बजट है, फिर अगले साल चुनाव होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर साल की तरह बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और एक डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट वो पेश करेंगे। जी। सो सर, अगर ये ऐसा होता है, पॉपुलिस्ट बजट ना होकर एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स वो होंगे जो इस बजट के बाद इस पूरे एक साल के लिए अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में, वो सेक्टर्स बूम करेंगे या फिर उन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ आएगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या अनाउंसमेंट से लेकर? तो मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग का योगदान बहुत जरूरी होगा। और ये सिर्फ इस साल के नहीं या फिर इस वित्तीय वर्ष के लिए नहीं, लेकिन आने वाले काफी लंबे समय तक, क्योंकि अगर भारत को नेक्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी का योगदान बहुत ही जरूरी होगा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी का योगदान जरूरी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम निर्माण कार्य कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब कंपनियों पर जोर होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षेत्र में जो परिवर्तन सरकार ने किया है वहां पर भी मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन बदलाव हुआ है, तो ये क्षेत्र होगा। खपत को लेकर के एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, मेटल सीमेंट सेक्टर है। तो ये मेरे ख्याल से गिन चुन के कुछ 6-7 क्षेत्र होंगे जहां पर बजट के आधार पर आपको जो नीतियों में बदलाव होगा और जो निर्माण कार्य को लेकर के वित्त मंत्री जी घोषणाएं करेंगे, तो इन सब क्षेत्र पर मेरे ख्याल से एक प्रभावशाली असर पड़ सकता है, बशर्ते के बजट इस तरीके का है। हर व्यूअर जो इस वक्त आपको सुन रहा है वो ये जानना चाह रहा होगा कि आपके वो टॉप पिक्स कौन से हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा आईटी सेक्टर को लेकर। आईटी हम्म। सेक्टर को लेकर अभी पीछे काफी चैटर चल रहा है कि अब जो गिरावट है वो पूरी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि आईटी सेक्टर की जो गिरावट है वो वाकई पूरी हो चुकी है और यहाँ से रिकवरी का दौर है, या अभी आपको कुछ और चीजें इसमें लग रही हैं? देखिए, पहले तो ये जो तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हुए इस वित्तीय वर्ष के आईटी सेक्टर के, उसके पहले अगर आप सभी लोगों को सुनेंगे तो काफी लोगों ने यही बताया होगा कि आईटी क्षेत्र से दूर रहें। अब क्योंकि नतीजे आना शुरू हो गए तीसरी तिमाही के और अच्छे नतीजे आए, तो सब आईटी क्षेत्र पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम शुरुआत से आईटी क्षेत्र पर काफी भरोसा है हमें, और कम से कम दिग्गज और मझौली कंपनियों में 8-10 कंपनियां आईटी क्षेत्र पे जहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम और आप एक सामान्य नागरिक के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना महत्वपूर्ण है, तो छोटी मझौली दिग्गज कंपनियों के लिए तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास करके आजकल के माहौल में जहां पर साइबर अटैक्स, फिशिंग वगैरह जो हो रहा है, तो आई थिंक अपने पर जो आईटी एनवायरनमेंट है उसको सुरक्षित रखने के लिए हर एक कंपनियों को आईटी कंपनियों के सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एक आध तिमाही में या 2 तिमाही में नतीजे बुरे आ सकते हैं, लेकिन इसलिए ये मतलब नहीं होता कि लंबी अवधि की जो आपका निवेश है उसमें आप परिवर्तन करें छोटी अवधि की दिक्कतों को लेकर के। जी। सर, आईटी सेक्टर पे जो कि आप बुलिश हैं, तो क्या आईटी सेक्टर में आपकी कोई टॉप पिक है जो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल, और इसी तर्क के आधार पर हमने एक छोटी मझौली कंपनी कह सकते हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है और जो भी नतीजे अब तक हमने देखे हैं वो बहुत ही शानदार आए थे, हमारी उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए थे। और हमें ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में, और जिस तरीके से करेक्शन हमने देखा है विकास,
वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको आईटी क्षेत्र में निवेश जी करके एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक पहला विकल्प है, आईटी क्षेत्र से छोटी मझोली कंपनी आप कह सकते हैं। 850 का एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं। अगर नतीजे आने वाले भविष्य में अच्छे आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ साधेंगे। जी। बैंकिंग को लेकर सर आपने काफी पॉजिटिव चीजें कही। तो बैंकिंग में आपकी कोई टॉप टिक है क्या, जो बैंकिंग की स्ट्रेटजी आपकी तरफ से क्या होगी? बैंकिंग में हमें लग रहा है कि एक बैंक के नतीजे, दिग्गज बैंक के नतीजे अभी कुछ मेरे ख्याल से कल परसों ही आए। एक्सिस बैंक, निरंतर सुधार आप देखें तो एसेट क्वालिटी में हो रहा है। ग्रॉस और नेट एनपीएस में प्रोविजन नीचे आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में अच्छे खासे इजाफे हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कासा रेशियो है वहां पर भी हम काफी अच्छा सुधार देख रहे हैं। तो हमारी राय में अगर आपको एक, और आज जो करेक्शन हमने देखा, मेरे ख्याल से ऐसे करेक्शन में मौके आपको ढूंढने चाहिए ऐसी दिग्गज कंपनियों में निवेश करने के लिए। तो एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय है। 1150 का लक्ष्य। जी। चूंकि सर आपने इंफ्रा की बात की कि इंफ्रा को लेकर जो है वो कुछ ऐलान संभव है, उसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या आप कोई ऐसा शेयर या कोई ऐसा इस सेक्टर में, इंफ्रा के सेक्टर में, या फिर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में ऐसा कोई शेयर देख रहे हैं, और आपको कोई स्ट्रेटजी ऐसी लगती है जो आपके रिसर्च से निकल कर आई है और वो व्यूअर्स का फायदा करा सकती है? ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बेहतरीन कंपनी है टाटा पावर। बहुत ही सक्षम और मजबूत ग्रुप से ये कंपनी ताल्लुकात रखती है। कन्वेंशनल एनर्जी में तो इनका बहुत बड़ा कैपेसिटी है ही, लेकिन हाल ही में इन्होंने कुछ समय पहले सूर्य से उत्पादन होने वाली ऊर्जा, जिसे हम सोलार एनर्जी कहते हैं, वहां पर बहुत सक्षम रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं। और उसके साथ साथ ईवीज के चार्जिंग स्टेशन की भी इन्होंने बात की है। तो हमें लग रहा है, और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है टाटा पावर का शेयर, वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। 280 का लक्ष्य साध करके चल रहे हैं लंबी अवधि के लिए। जी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कोई शेयर चुनना चाहेंगे सर, जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी के लिए हो? ये एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है क्षेत्र ऑटो, और खास करके जो कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं वहां पर। अब स्क्रैपेज पॉलिसी को भी ध्यान में रखे तो सरकार ने केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य परिवहन के तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर्स काफी सारे कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिले हैं। तो एक कंपनी है जो केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, वो है अशोक लेलैंड। बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए थे। महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आए थे वो भी काफी सक्षम और मजबूत थे। तो अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय है। 185 का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं अशोक लेलैंड पर लंबी अवधि के लिए। जी। सर हमने जैसा प्रॉमिस किया था अपने व्यूअर्स को कि 5 शेयर आपकी तरफ से टॉपिक के तौर पर हम रखेंगे। 4 बेहतरीन शेयर आपने ऑलरेडी अलग अलग सेक्टर से चुने हैं। 5वां शेयर जो आप व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, और जो रिसर्च से आपके निकल कर आया हो, जिसमें आपको लगता हो कि अच्छी ग्रोथ की संभावना है? जीवन बीमा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो थोड़ा बहुत कमजोर योगदान के हिसाब से, लेकिन हाल ही में जो नतीजे आए थे, और हाल ही में ये आईपीओ आया था, मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। दिग्गज कंपनी है क्षेत्र की, नतीजे काफी बेहतर थे। और खास करके ये महामारी के बाद जिस तरीके से सोच और विचारधारा में आम लोगों के परिवर्तन हुआ है। पहले लोग बीमा ले रहे थे टैक्स बचाने के लिए, लेकिन अब अपने परिवारजनों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अब बीमा ले रहे हैं। तो ये जो इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड की जो मुहिम चली है, इसके कारण, और जो हमारी भारत देश की आबादी है 140 करोड़ की, उसमें अगर आप देखने जाए तो जिन लोगों ने जीवन बीमा लिया है तो वो हार्डली सिंगल डिजिट में आता है। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है जो टैप हो सकता है, और लोगों की विचारधारा में बदलाव हो रहा है, ये भी एक सकारात्मक चीज है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर खरीदारी की राय है। और यहाँ पर जो हमने लक्ष्य साधा है वो करीबन 825 का लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए। जी सर, चूंकि एक मौका मिला है आपसे बात करने का, तो व्यूअर्स को हम एक चीज और आपकी तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर पहुंचाना चाहेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, चूंकि आप एक बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज के फर्म से एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते वक्त जो गुरु मंत्र आपकी तरफ से होना चाहिए कि आप वो कौन सी चीजें देखते हैं, वो 2 चीजें या 3 चीजें देख जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि ये देखिए, शेयर गुरु चुनना मंत्र चाहिए? तो ऐसा है नहीं। मेरे पास काफी सालों से शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हूँ। जी और मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपने गिरते हुए बाजार में सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, तो शेयर बाजार ने हमेशा आपको उसका रिवॉर्ड दिया है, आपको निराश नहीं किया है। खाली एक ही है कि आप अपना निवेश सूझबूझ समझदारी के साथ करें। एक चीज ध्यान में रखें कि जोखिम झेलने की क्षमता आप में ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। लेकिन ये भी वास्तविकता और हकीकत है कि
एज एन एसेट क्लास स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अगर आपने सूझबूझ समझदारी से अच्छी कंपनियों में किया है लंबी अवधि के लिए, तो शेयर बाजार ने कभी भी आपको मुनाफे को लेकर के निराश नहीं किया है। तो नियमतम आप गिरते हुए बाजार में अच्छी कंपनियों में निवेश करें। एक ही चीज है, जो भी कंपनी में आप निवेश करते हैं अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर के करें, और आप अपने तरफ से थोड़ा अभ्यास करें कि कौन सी कंपनी में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसकी जानकारी पर्याप्त ले लें। और जैसे मैंने बताया, आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। जी। सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करें, ये गौरांग सर का कहना है। साथ में वो ये कह रहे हैं कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें और उसके बाद निवेश का फैसला करें। 5 शेयर गौरांग सर ने बताए जो आपको लंबी अवधि के लिए एक अच्छे टारगेट के साथ, उन्होंने रिसर्च के साथ बताया कि क्यों उसमें मजबूती आ सकती है। थैंक यू सो मच गौरांग सर, आपने आज स्ट्रेटजी बताई और व्यूअर्स को एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उनके 5 शेयर्स भी चुना दिए आपने, जिससे वो अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।